अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की इस वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इस लेक्चर में हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपके तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट इसके हवाले से क्लियर रहें। बच्चों, सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। बेटा, हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है इसके अंदर डिफरेंट गैसेस पाई जाती हैं। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, ओजोन की लेयर है और मीथेन गैस भी पाई जाती है। तो ये जो गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, सूरज से जो आने वाली रेडिएशन कॉन्टिन्यूसली हमारी अर्थ पे आ रही है, कुछ रेडिएशंस अर्थ से रिफ्लेक्ट बैक होके स्पेस में जाती हैं और कुछ यहाँ पे ही ट्रैप रह जाती हैं, यानी वापस यहाँ गैसेस में ट्रैप होकर वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में रह जाती हैं, जिसकी वजह से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है, जो कि लिविंग थिंग्स के लिए सूटेबल बनाना जरूरी था। तो अल्लाह ताला ने नेचुरली हमें एक इस इफेक्ट से नवाजा हुआ है, जिसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर, उसको मेंटेन रखा जाता है लिविंग थिंग्स की सुटेबिलिटी के लिए। इस अमल को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस बाय विच रेडिएशन फ्रॉम अ प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर वार्म्स द प्लैनेट सरफेस। अर्थ के पास या किसी भी प्लैनेट के पास सूरज से जो रेडिएशन आ रही हैं, वो इस प्लैनेट को के एटमॉस्फेयर की वजह से उसके टेम्परेचर को, क्योंकि आपको पता है कन्वेक्शन का अमल होता है गैसेस की वजह से, तो एवरेज टेम्परेचर जो है वो गैसेस में कन्वेक्शन की वजह से मेंटेन रहता है। सो वार्म्स द प्लैनेट सरफेस टू अ टेम्परेचर अबव व्हाट इट वुड बी विदाउट इट्स एटमॉस्फेयर। तो अगर हमारा एटमॉस्फेयर ना होता तो जितनी की हीट हमारी सन से रेडिएशंस आ रही हैं हीट की फॉर्म में, वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट होके आउटर स्पेस में चली जाती हैं, क्योंकि हमारी स्पेस ठंडी है। तो हमारा जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो ठंडा रहता, वार्म ना रहता, जिसकी वजह से हमारी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो सकती थी। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ब्लेसिंग है हमारे लिए, इसकी वजह से हमारी अर्थ पे लिविंग थिंग्स इजीली सरवाइव कर पाती हैं। ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर ना हो तो क्या होगा कि आपका एवरेज टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा और ठंडक रहेगी। ठंडे एटमॉस्फेयर में लिविंग थिंग्स बहुत ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकती। सिमिलरली आपके प्लांट्स हैं, प्लांट्स को भी आपको पता है हीट चाहिए होती है। अगर सारी की सारी हीट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी अर्थ पे, अर्थ के बाहर स्पेस में, तो प्लांट्स कहाँ से हीट सनलाइट लेंगे और फोटोसिंथेसिस करेंगे। और आपको पता है हमारा जितना भी इकोसिस्टम है वो प्लांट्स पे बेस करता है। उससे जानवर जानदार जितने भी हैं वो एनर्जी लेते हैं। हम इंसान भी प्लांट्स पे इन्हसार करते हैं, क्योंकि हम डिपेंडेंट है उस पर। हम उससे सब्जियां लेते हैं, हम उनसे फल लेते हैं और इसी तरह मीट खाते हैं हम उन जानवरों का जो प्लांट्स पे सारी जिंदगी गुजारते हैं। सो वार्मनेस हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लिविंग थिंग्स के लिए। इफ अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर इट वुड हैव एमिटेड ऑल द एब्जॉर्ब रेडिएशंस। जितनी भी रेडिएशंस हो, आपको पता है जो ऑब्जेक्ट जितना अच्छा एब्जॉर्बर है उतना वो अच्छा एमिटर भी होता है। वो अपनी रेडिएशंस एमिट कर देता है जैसे ही वहां पे टेम्परेचर कम होना शुरू होता है। एंड इट्स टेम्परेचर वुड हैव ड्रॉप टू -180 डिग्री सेल्सियस। -1, देखें 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है पानी का। तो आपके जितने भी ओशंस हैं वो फ्रीज हो जाते। आपकी इक्वेटिक लाइफ, लैंड लाइफ की बजाय इक्वेटिक लाइफ उससे ज्यादा है, तो सारी डिस्टर्ब हो जानी थी। 180 डिग्री सेल्सियस माइनस में बहुत ज्यादा ठंडक होती है, जिसपे हर चीज फ्रीज हो जाएगी। इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ मून एट नाइट। और मून वगैरह पे इसलिए लाइफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर गैस वो गैसेस मौजूद नहीं है, ग्रीन हाउस गैसेस, जिसकी वजह से मून पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। एट सच लो टेम्परेचर लाइफ वुड नॉट हैव एग्जिस्टेड ऑन द अर्थ। तो इतने कम टेम्परेचर पे जिंदगी का सरवाइव करना, जानदारों का सरवाइव करना पॉसिबल नहीं था। सो बेटा, इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं, इट्स अ गुड थिंग दैट द ग्रीन हाउस इफेक्ट एग्जिस्ट, विदाउट इट द प्लैनेट वुड बिकम फ्रोजन एंड इनहॉस्पिटेबल। ओके, अब बेटा कुछ जो एक तो हमें नेचुरली अल्लाह ताला ने ग्रीन हाउस इफेक्ट दिया हुआ है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ का सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल है हीट की वजह से। कुछ हीट हमारी एब्जॉर्ब रहती है जितनी हमारी अर्थ के लिए चाहिए, बाकी स्पेस में रेडिएट हो जाती है। उसको हम कहते हैं, जो नेचुरली मेंटेन रखने के लिए, उसको नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब एक ह्यूमन इंड्यूस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट भी है, यानी जो हम अपनी फैक्ट्रीज में धुआं
उड़ाते हैं एटमॉस्फेयर में, हम इतनी ज्यादा गाड़ियों में कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, वो एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह है। इसको हम कहते हैं ह्यूमन इंड्यूस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, तो अब इनको हम पढ़ लेते हैं। द अर्थ इज लिवेबल बिकॉज ऑफ द सन, while 30% of the solar energy that reaches our planet is reflected back to space। 30% आपकी जो है वो स्पेस में रिफ्लेक्ट हो जाती है नेचुरली। द रिमेनिंग 70% penetrates to the atmosphere, the land, the sea and the atmosphere absorb the reflected gas and heats the globe. This heat is then reflected back। तो ये जब तक आपको मतलब रात के टाइम आपका एटमॉस्फेयर की वार्मनेस खत्म हो जाती है और हीट रेडिएट हो जाती है, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि हमारे हैबिटेट के लिए अच्छा है। ह्यूमन इंड्यूस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? When the natural greenhouse effect takes place, some of this infrared radiation is reflected back into the space. The majority, nearly 90%, is absorbed by greenhouse gases. As a result, the gas redirect the heat back towards the planet, producing more warmth. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, हमारी फैक्ट्रीज हैं, हमारी ट्रांसपोर्टेशन हैं, धुएं की वजह से हमारे जो एयर कंडीशनर वगैरह में खतरनाक CFC गैसेज हैं, वो क्या करती हैं कि जैसे ही आपका ये रेडिएशन अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती हैं, जहां चूंकि ग्रीन हाउस गैसेज ने अब्सॉर्ब करनी होती है कुछ हीट, तो ये जब ग्रीन हाउस गैसेज ज्यादा हो जाती हैं तो ये हीट वापस जाने की बजाय स्पेस में आपके एटमॉस्फेयर में रह जाती है और वापस आपके अर्थ पे भेज दी जाती है, जिसकी वजह से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। आप देखें पुराने, आज से कोई 20-25 साल पहले देख लें, मैक्सिमम टेम्परेचर होता था तो 42-43 डिग्रीज पे होता था। अब हमारी पोल्यूशन की वजह से हमारा एवरेज टेम्परेचर जो अर्थ का है वो 50 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है समर सीजन में। तो ये असल में मैन इंड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, जो कि खतरनाक है। ओके, ग्रीन हाउस गैसेज, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ग्रीन हाउस गैसेज ये हमारे एटमॉस्फेयर, चूंकि आपको पता है एक गैसेज का कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर हमारे पास वाटर वेपर्स मौजूद है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ओजोन लेयर है, मीथेन है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिनको हम शॉर्ट में CFCs कहते हैं। ये तमाम जो गैसेज हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, ये रिस्पॉन्सिबल हैं हीट एब्जॉर्ब करने की, सन से जो रेडिएशन आती हैं, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अब देखिए हमारी एक्टिविटीज की वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। सो सिंपल में ग्रीन हाउस गैसेस की हम बात कर रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेस ये हमारे पास आपके सामने ये 6 मैंने नाम लिखे हैं। ये क्या है? अ ग्रीन हाउस गैस एब्जॉर्ब्स एंड एमिट्स रेडिएंट एनर्जी, ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर इसको एमिट भी करते हैं इन द थर्मल इंफ्रारेड रीजन, रिजल्टिंग इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये सूरज से आने वाली रेडिएशंस को पहले एब्जॉर्ब करते हैं और फिर टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद बाकी जो है वो रेडिएट कर देते हैं स्पेस में। ग्रीन हाउस गैसेज आर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग अ लिवेबल टेम्परेचर ऑन अर्थ, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब ग्रीन हाउस गैसेज का मैं हार्मफुल इफेक्ट आपको बता रहा था। द एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो हम पेट्रोल, डीजल, बारबेक्यू वगैरह में या अपनी एनर्जी प्रोसेसिंग में जो हम लोग कोयला जलाते हैं, धुआं पैदा होता है, इन सब की वजह से हमसे क्या हो रहा है, हैव रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि आपको पता है जब फ्यूल्स जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है कार्बन के जलने से, और आपको पता है कंबस्टन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, तो कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जो कि हमारे ग्रीन हाउस गैस है और टेम्परेचर बढ़ाने का सबब बनती है। इन द एटमॉस्फेयर रिजल्टिंग इन अ फिनोमिनन नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। तो बेटा जो हमारा अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, इस टेम्परेचर बढ़ने को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यानी ग्लोब हम असल में अपनी अर्थ को कहते हैं, अपने प्लेनेट को, ये हमारा ग्लोब है, और वार्म मतलब गर्म करने को, तो हमारे अर्थ प्लेनेट की जो वार्मिंग हो रही है, जो एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से पढ़ते हैं। सो अब हम लोग मूव करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की तरफ। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ग्लोबल वार्मिंग इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अर्थ्स टेम्परेचर
हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से, जनरेट ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट कोज बाय इंक्रीज्ड लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CFCs एंड अदर पॉल्यूटेंट्स। तो इनकी वजह से हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कहाँ 40s पे मेंटेन रहता था, अब 50 प्लस जाना शुरू हो गया। और आगे आने वाले वक्त में चूंकि हमारे एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल और बढ़ गया है, गाड़ियों में हम एनर्जी सोर्सेज की दूसरे एनर्जी सोर्सेज की तरफ नहीं जा रहे, जिसकी वजह से एवरेज टेम्परेचर और बढ़ता जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास डिस्कस किए गए आपकी बुक में इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या असरात हो सकते हैं बेटा? ग्लोबल वार्मिंग से फ्लडिंग हो रही है, यानी सैलाब आ रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लेशियर बहुत ज्यादा पिघल रहे हैं। टेम्परेचर ज्यादा होगा, ऑब्वियसली ग्लेशियर पिघलेंगे और वहां पे जो आसपास के इलाके हैं वहां पे सैलाब आएंगे और फिर वो पानी आपको पता है सारा फ्लो करके समुद्रों में जाता है, जिसकी वजह से सी लेवल राइज कर रहे हैं। इसके अलावा हरिकेन्स, आपको पता है ये हमने स्टार्ट में पढ़ा है कन्वेक्शन के टॉपिक में। कन्वेक्शन की वजह से ये साइक्लोन्स वगैरह या हरिकेन्स वगैरह बनते हैं। चूंकि टेम्परेचर हमारा एवरेज बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से वाटर वेपर ज्यादा होंगे और हवा के साथ जब ये मिक्स होते हैं तो तूफानों का बाइस बनते हैं। एक्सेसिव रेनफॉल, एवेपोरेशन का अमल ज्यादा होता है, जिसकी वजह से रेनफॉल ज्यादा होती है। और ड्रॉट्स, एवेपोरेशन ज्यादा होने की वजह से खुश्क साली भी फैलती है। आपकी जो जरखेज जमीन है वो खुश्क हो जाती है और वहां पे दोबारा फसलें नहीं उगती। आपके जितने दरिया हैं, जितने भी लेक्स हैं, उनके लेवल बहुत डाउन जा चुके हैं। पाकिस्तान में भी आपके जितने भी डैम्स हैं इनके लेवल डाउन हो चुके हैं, सिर्फ ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्योंकि पानी ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर में की वजह से एवेपोरेट होता जा रहा है और रेनफॉल वैसे ही कम हो रहे हैं इस वजह से, तो ड्रॉट फैलते हैं, फिर खुश्क साले। वाइल्ड फायर्स, जो उसमें जंगलात में आग लगती है, उसका सबब भी ग्लोबल वार्मिंग है। टेम्परेचर आपका बहुत ज्यादा है, आगे जाके हम पढ़ते हैं। विंटर स्टॉर्म्स, अगर कहीं बहुत ज्यादा गर्मी है तो उस इलाके में सर्दियों में बहुत ज्यादा शदीद सर्दी भी फैलती है। फिर ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि विंटर स्टॉर्म्स का बाइस बनती है। राइजिंग सी लेवल, मैंने आपको बताया कि जब ग्लेशियर्स जो है पोलर आइस कैप्स में बहुत जल्दी मेल्ट करेंगे तो उसकी वजह से सैलाब आएंगे और सारा जो पानी है ग्लेशियर्स का पिघल के अल्टीमेटली समुद्र में जाता है। तो जितने भी समुद्री इलाके हैं आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, वहां पे जो लिविंग एरियाज हैं वहां पे भी पानी आता जा रहा है, सी लेवल बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को वहां से नकल मकानी करनी पड़ती है। स्टॉर्म्स और हरिकेन, साइक्लोन्स वगैरह, ये समुद्री तूफान बहुत ज्यादा आते हैं। टेम्परेचर ज्यादा होगा, वेपोरेशन ज्यादा होगी, हवा की तेज हवाएं चलेंगी, क्योंकि लैंड एरिया से और सी ब्रीज और लैंड ब्रीज आपको पता है कन्वेक्शन की वजह से चलती हैं, जो कि सबब बनती हैं साइक्लोन्स और हरिकेन्स की। फिर आपके पास आता है ड्रॉट, खुश्क साली। जहां जरखेज जमीन है वहां से पानी सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, जमीन के नमकियात खत्म हो जाएंगे और वहां पे खुश्की फैल जाएगी और आपके जो प्लांट्स हैं वो डेड हो जाएंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है इफेक्ट वाइल्ड फायर्स। आपको पता है जो फॉरेस्ट हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा आग आजकल लगने का हम न्यूज सुनते हैं, वो असल में ग्लोबल वार्मिंग की वजह ही है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दरख्त सूखते जा रहे हैं और सूखी हुई लकड़ी एक फ्यूल होती है, क्योंकि हम सूखी लकड़ी को जलाना हमारे लिए आसान होता है। तो जब भी कोई आसमानी बिजली गिरती है जिसकी वजह से एक जगह पे आग लगती है, तो वो जब सारे दरख्त खुश्क होंगे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो आग आसानी से फिर फैल जाती है। हल्का सा एक फ्यूल चाहिए होता है, कि एक इग्निशन चाहिए होती है, जिसकी वजह से पूरे के पूरे जंगल में आग लग जाती है। तो ये सारा इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। इंक्रीज टेम्परेचर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग आर ड्राइंग आउट मोर ट्रीज, दरख्त सूखते जा रहे हैं, वेजिटेशन एंड बुशेस, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ फ्यूल अवेलेबल। तो ये ड्राई जो वुड होती है ये एक फ्यूल होता है हमारे पास और ये आग का बाइस बनते हैं। इफ अ फायर स्टार्ट्स ड्यू टू लाइटनिंग और ह्यूमन एक्टिविटी, चूंकि इंसान भी वहां जाके गलती से आग लग जाती है, लगा देते हैं बारबेक्यू करते हुए या कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी करते हुए, हल्की सी आग भी लग जाए तो वो फिर फैल जाती है। इट कैन क्विकली स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया बिकमिंग अनकंट्रोलेबल। फिर इसको कंट्रोल करना हमारे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि अभी तक कोई इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम पूरे जंगल में लगी हुई आग, आपने सुना होगा न्यूज में कई कई दिन, एक एक महीने तक आग लगी रहती है। दिस रिजल्ट्स इन ह्यूज अमाउंट ऑफ स्मोक, सिग्निफिकेंटली डिक्रीजिंग एयर क्वालिटी। एक तो हमारे जंगलात गए, दूसरा हमारे एटमॉस्फेयर में स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन की मिकदार बढ़ेगी और एयर क्वालिटी
डिक्रीज हो जाएगी। विंटर स्टॉर्म्स हमारे पास है जी। विंटर स्टॉर्म्स आर इवेंट लाइक स्नो, स्लीक एंड फ्रीजिंग रेन्स विद स्ट्रॉन्ग विंड्स। ये देखें बहुत ज्यादा तेज तूफान, बर्फ का तूफान है। ये भी असल में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। ड्यू टू इंक्रीज मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर रिजल्ट्स इन हैवियर स्नोफॉल इन द विंटर्स। और ये वजह ग्लोबल वार्मिंग की कैसे है कि एवेपोरेशन ज्यादा होगी। जैसे विंटर सीजन आएगा तो वो जो एवेपोरेटेड वाटर है वो फ्रीज होगा, जिसकी वजह से फिर स्नोफॉल आती है। और जब ज्यादा मॉइस्चर होगा तो स्नोफॉल ऑब्वियसली फिर इंक्रीज होगी और साथ तेज हवाएं चलेंगी कन्वेक्शन की वजह से, तो वो तूफान का बाइस बन जाती हैं। तो इसको हम विंटर स्टॉर्म्स कहते हैं। अच्छा, अब इनको ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज हमारे पास क्या हैं। सबसे पहले हमें ज्यादा से ज्यादा दरख्त उगाने चाहिए। जितने ज्यादा दरख्त होंगे उतनी ज्यादा, आपको पता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जितनी कम होगी, वो एक ग्रीन हाउस गैस है, उतनी ज्यादा कम हीट आपकी एब्जॉर्ब होगी एटमॉस्फेयर में और आपका एवरेज टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, 3R स्ट्रेटजी हमें अपनानी चाहिए। 3R स्ट्रेटजी क्या है कि चीजों को रिड्यूस करें। कौन सी चीजें रिड्यूस करनी है जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग का बाइस बनती हैं। रीयूज, जो चीजें रीयूज होने के काबिल हैं उनको हम प्रायोरिटी दें, उनको हम दोबारा यूज करने बजाय वेस्ट करने के। रिसाइकल, जितनी भी प्लास्टिक चीजें हैं ये आपको पता है जमीन के अंदर डिकम्पोज नहीं होती। ये कई कई लाख हजारों साल तक भी होंगी ना तो ये डिजोल्व नहीं होंगी जमीन के अंदर। तो इनको रिसाइकल करके हमें उनको यूज करते रहना चाहिए। वाटर बॉटल्स हैं प्लास्टिक की, जितने भी शॉपिंग बैग्स हैं, आजकल वैसे इस पे काफी काम हो रहा है, इस चीज को कम करने की कोशिश की जा रही है। तो 3R स्ट्रेटेजी अपना के हम इसको कम कर सकते हैं। यूज रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, आप ऐसे एनर्जी सोर्सेज इस्तेमाल करें जिनसे पोल्यूशन कम से कम पैदा हो। जैसे सोलर एनर्जी है, इससे पोल्यूशन नहीं होती, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। जस्ट सूरज की जितनी भी रेडिएशन है उनको हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हवा की एनर्जी को इस्तेमाल करें, ये भी पोल्यूशन का बाइस नहीं बनती। पानी से बनने वाले जो डैम वाली एनर्जी है वो इस्तेमाल करें, या जियोथर्मल। इसके अलावा जो हम मैन मेड काम करते हैं जैसे कोयला जला के या फ्यूल जला के जो हम बिजली बना रहे हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में बनती है, वो इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह और ग्लोबल वार्मिंग का बाइस बनती है। फिर यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोर ओपन। देखिए, एक बस में मैक्सिमम 50 पैसेंजर्स आ जाते हैं, ठीक है। अब 50 लोग एक बस में जाना बेहतर है या 50 अलग अलग अपनी गाड़ियों में जाएंगे। 50 गाड़ियां फ्यूल बर्न करेंगी, उससे पोल्यूशन ज्यादा फैलेगी एज कम्पेयर टू एक बस में 50 लोग चले जाएं तो इतनी ज्यादा पोल्यूशन नहीं फैलेगी। तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, अपने ट्रांसपोर्ट का कम से कम इस्तेमाल करें। रिड्यूस वाटर वेस्ट, पानी को वेस्ट करने से गुरेज करना चाहिए। जहां इस्तेमाल जरूरी है बस वहां करें। टैप को ओपन ना रखें, जहां पानी जाया हो रहा हो उसको आपने कम से कम करना है। सो बेटा, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले सोल्यूशन आपको आसानी से मिल सकें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।